अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये हमने एक टॉपिक जो रह गया था, ये छोटा सा टॉपिक है। आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये पढ़ा हुआ है। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। डिफरेंट यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड देयर इंटर कन्वर्जन। कि हम किस तरह से कंसंट्रेशन यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कंसंट्रेशन यूनिट बेसिकली किसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट्स के लिए डिस्कस की जाती हैं। आशा, शोर नहीं करो, मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसमें सॉल्यूशन क्या चीज होती है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सॉल्यूशन कहते हैं मिक्सचर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट। और कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं, ये स्क्रीन मैंने बड़ी की है जरा। ले जी, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन पर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि किसी सॉल्वेंट की किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कहते हैं देयर आर न्यूमरस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। और कुछ वेज यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जिसमें पहली कंसंट्रेशन यूनिट हम पढ़ने लगे हैं वेट बाय वेट। वेट बाय वेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, यानी ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in the gram of the solution multiply by 100. This is weight by weight. अब इससे मिलती जुलती और भी यूनिट्स हैं, वो आप फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 9 में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में देख सकते हैं। कंसंट्रेशन की वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वेट है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन ml ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये होगा वेट बाय वॉल्यूम। यानी कि ऊपर वाला जो W है वो सॉल्यूट के लिए है, नीचे वाला जो V है वो सॉल्वेंट के लिए है, सॉरी सॉल्यूशन के लिए। ऐसे ही अगर आपसे वेट बाय वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाय वेट अगर कहा जाए कि वॉल्यूम बाय वेट क्या होता है, तो उसमें हम सॉल्यूट को ml में लेंगे और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ग्राम्स में लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर आखिरी आ जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या करेंगे, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी ml में ली जाएगी और सॉल्यूशन को भी ml में लेंगे, ml ऑफ द सॉल्यूशन या सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। तो ये वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये चार कंसंट्रेशन यूनिट जो हैं एफएससी की बुक में चैप्टर नंबर 9 में आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वेट बाय वेट डिस्कस किया गया है। इसके बाद आती है मोलैरिटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लीटर भी कह सकते हैं और लीटर का दूसरा नाम आपको पता है डेसीमीटर क्यूब। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज मोलैरिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसके बाद आ जाता है मोलैलिटी, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पे ये याद रखना है, ऊपर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, इधर पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है, यानी कि अकेला सॉल्वेंट 1 किलोग्राम होगा। और मोलैरिटी के अंदर, इस ऊपर वाली यूनिट्स के अंदर, सिर्फ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों मिला के दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो 1 लीटर होगी, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन।
इधर सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है और सल्यूट की अमाउंट वेरी करती है कि वो किस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके मोल्स कितने ग्राम्स के बराबर होते हैं, तो उसके लिहाज से ये वेरी करेगी। तो ये मोलैलिटी होगी। ये दोनों आप, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है एफएससी की बुक में। ज्यादा डिटेल के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ये क्या होता है? यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट पर 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी ग्राम ऑफ सल्यूट, कितने ग्राम सल्यूट के डिसॉल्व किए गए हैं 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। इसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, ग्राम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। और ये 10⁻⁶ कितना होता है? 1 मिलियन, यानी 10 लाख। तो नंबर ऑफ पार्ट्स, इधर तो ऊपर लिखा हुआ है ना ग्राम ऑफ सल्यूट, आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। अगर इसको आप मजीद सिंपल फॉर्म में स्टडी करना चाहते हैं पार्ट्स पर मिलियन को, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर। 1 ppm बराबर होता है किसी सल्यूट के कितने मिलीग्राम हमने लिए हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में या 1 लीटर में। ये होता है जी पीपीएम। नेक्स्ट, पीपीएम ये लिखा हुआ है जी मिलीग्राम ऑफ द सल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या मिलीग्राम ऑफ द सल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ये दोनों शक्लों में हम पीपीएम को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद आ जाती है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन क्या होता है? 10 मिलियन 1 बिलियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जहां आपने 10⁻⁶ किया था, वहां 10⁻⁹ कर देंगे तो ये बिलियन हो जाएगा। ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ये पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा। और अगर दूसरी फॉर्म्स में इसे एक्सप्रेस करें तो जहां आपने मिलीग्राम लिया था, यहां पे लेंगे माइक्रोग्राम ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या माइक्रोग्राम ऑफ द सल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इसे हम कहेंगे पीपीबी। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, पीपीएम एंड पीपीबी। इसके बाद आ जाता है मोल फ्रैक्शन। ये भी, ये सारी चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन के चैप्टर में बड़ी डिटेल से देख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूलाज फर्स्ट ईयर में नहीं है। ये जो बात मैंने पीपीबी का माइक्रोग्राम से जो ताल्लुक है ये जो बताया है ये, और ऊपर पीपीएम का जो मिलीग्राम से ताल्लुक बताया है, ये फर्स्ट ईयर में नहीं है। ये आपके लिए जरूरी, आप यहीं से करें। बाकी वो फर्स्ट ईयर की बुक से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन भी बड़ी डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है। मोल फ्रैक्शन होता है रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ये देखें, मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सल्यूट्स या जितने भी सल्यूट्स हैं, जितने भी सॉल्वेंट हैं, सब के टोटल नंबर ऑफ मोल्स की मदद से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को, तो इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो इसको परसेंटेज की शक्ल में मोल फ्रैक्शन, जिसे मोल परसेंट कहते हैं, वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये मोल फ्रैक्शन होगा, सॉरी मोल परसेंट होगा। तो ये दो चीजें होगी, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट। तो मोल फ्रैक्शन को इस डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट एफएससी में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है और इक्वेशन दी गई है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट के दरमियान जो रेशो होती है, इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा ये मैथमेटिकल आ जाता है। आई थिंक ये एक कंसंट्रेशन यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट करने के बारे में ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ये न्यूमेरिकल आप देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है, कहते हैं लेट अस took at a typical example, suppose you are given a concentrated solution of HCl which is known as 37% HCl, has the solution density 1.19 gram per milliliter. What is the molarity? मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। इसको मोलैरिटी में भी कन्वर्ट करना है, मोलैलिटी में भी कन्वर्ट करना है और मोल फ्रैक्शन में भी। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं न्यूमेरिकल को।
ये देखिए, सबसे पहले कहते हैं बीइंग विद द assumption ऑफ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, विद दिस assumption यू आर नो ऑफ फ्यू अदर फैक्ट्स। यानी कि आपके पास जो टोटल सॉल्यूशन है ना वो 100 ग्राम, ये 37% HCl का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना टोटल, उसमें 37 ग्राम HCl प्रेजेंट है। इस तरह का न्यूमेरिकल जो है ये चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर की बुक है ना, चैप्टर नंबर 1, उसमें स्टेशियोमेट्री का जो टॉपिक है उसका दूसरा न्यूमेरिकल है ये। उसके अंदर भी ऐसे ही कंसंट्रेशन परसेंटेज दी गई है HCl की। तो ये उससे वैसे थोड़ा सा डिफरेंट ही है, यानी इसमें तो मोलैरिटी और मोलैलिटी चेक कर रहे हैं। तो 37 ग्राम HCl हमारे पास प्रेजेंट है 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन के अंदर। तो इसकी अगर आप सबसे पहले हमने क्या करना है, टू फाइंड दी मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो नीड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स। पहले हमें HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स HCl के निकालेंगे। पहले ये बात सपोज की गई है कि 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन 37 ग्राम इज ड्यू टू HCl, यानी ग्राम ऑफ सोल्यूट 37 है और 63 ग्राम इसके अंदर सॉल्वेंट के हैं, यानी पानी के हैं 63 ग्राम। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम मोलैरिटी फाइंड करते हैं HCl की। तो HCl की मोलैरिटी फाइंड करने के लिए कहते हैं 37 ग्राम HCl है हमारे पास, यानी कि ये ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है, सल्यूट के ग्राम्स हैं। तो सल्यूट के बेसिकली मोलैरिटी के लिए मोल्स हमारे पास होने चाहिए, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना जरूरी है। 37 ग्राम HCl मल्टीप्लाई बाय 1 मोल HCl डिवाइडेड बाय 36.5 ग्राम HCl, ये मोलर मैस है इसका, ठीक है। ये HCl का मोलर मैस है 36.5। तो मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, सॉरी मैस इन ग्राम अवर मोलर मैस। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ये किया गया 37 ग्राम, इसको डिवाइड किया गया है 36.5, यानी मैस इन ग्राम्स को मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड किया, ये हमारे पास आ जाएंगे इसके मोल्स। 36 को इसके मैस इन ग्राम्स को मोलर मैस से डिवाइड किया तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.01 मोल्स HCl के आ जाएंगे। इसके बाद क्या करता है, पहले यानी कि HCl के मोल्स फाइंड करने के लिए ये सारा काम किया ना, तो इसके लिए ये तो मेरा ख्याल है लिखने की जरूरत नहीं थी। मोल्स फाइंड करने के लिए सिंपली मैस इन ग्राम्स अवर मोलर मैस कर दें तो मोल्स आ जाते हैं। कहते हैं नेक्स्ट कन्वर्ट द मैस ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम टोटल अगर सॉल्यूशन है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है डेंसिटी को यूज करते हुए, यानी वी हैव 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, यानी ये डेंसिटी उसकी दी गई है V/D, ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है। तो ये 1.19 ग्राम सॉल्यूशन डेंसिटी आ गई। और इधर 1 लीटर सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये फार्मूले जो उसने यूज किए ना, इससे आसान फार्मूलाज की मदद से भी हम ये कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन को लीटर में चेंज करना है ना, 100 ग्राम को लीटर में चेंज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, उसकी डेंसिटी को यूज करते हुए। तो मैं ये देख रहा हूँ ये फार्मूला उसने कैसे यूज किया। हमारे पास टोटल जो सॉल्यूशन दिया गया है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और अगर 1 ml सॉल्यूशन हो, इफ वी हैव 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, इट्स डेंसिटी इज 1.19 ग्राम, यानी उसकी डेंसिटी होगी ग्राम पर सॉल्यूशन, यानी कि ग्राम सॉल्यूशन का मतलब है ग्राम पर मोल होना चाहिए ना डेंसिटी यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इस कैलकुलेशन से उसने
उसका टोटल वॉल्यूम लीटर के अंदर निकाला है कि 0.0840 लीटर सोल्यूशन आ गया। यानी कि ये जो हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन था, तो हाँ बिल्कुल 100 ग्राम सोल्यूशन था। ये सिंपली मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपने करना ये है, इस फार्मूले को अगर आप नहीं करना चाहते, आप ऐसे करें कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, इसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ग्राम्स को वॉल्यूम में आप इस इक्वेशन से कन्वर्ट करें। पहले डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो आपके पास एम है, मैस इन ग्राम्स है ना, 100 ग्राम है। आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को इधर ले जाएं, डेंसिटी को इस साइड पे ले आए, तो मैस ओवर डेंसिटी कर दें। आपके पास मैस जो दिया गया है, मैस ओवर डेंसिटी, मैस है 100, 100 को डिवाइड करें इसकी डेंसिटी से, डेंसिटी है 1.19, तो मैस को डेंसिटी से डिवाइड करें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि 100 ग्राम की बजाय ml के अंदर आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा सोल्यूशन का, कि टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम इतना है। अब कैलकुलेटर से करके आप देख सकते हैं जो भी इसका आंसर आएगा। चले मैं करता हूं अपने पास मोबाइल पे। 100 डिवाइडेड बाय 1.19, 84 आ जाएगा ये आंसर। 84.30 आ गया। फॉर एग्जांपल मैं 84 ही ले लेता हूँ। 84 आपके पास ml आ गया। अब इसको आपने लीटर में चेंज करना है, तो जाहिर है ये ml है, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 84 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इंतहाई आसान तरीके की मदद से 84 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे, तो ये लीटर के अंदर हमारे पास सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई। तो ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ इसको यूज करें। सिंपली पहले आप ये डेंसिटी और मैस की मदद से इसका वॉल्यूम फाइंड करें, और उस वॉल्यूम को आप लीटर में चेंज कर लें, इस इक्वेशन की जरूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद फिर आगे मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, मोलैरिटी में आप ऊपर क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल सॉल्यूशन से। तो मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम चीज होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स को 1.01 मोल्स ऊपर हमने फाइंड किया, और उसके सॉल्यूशन की आ गई 0.08 लीटर। डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी मोलैरिटी 12 मोल HCl सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से मोलैलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये करना है कि आपके पास जो मैस है, आप डायरेक्ट उसी को यूज कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। मोलैलिटी में आपके पास जो मैस है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट का 63 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट था, उसको आपने किलो लीटर में चेंज कर लिया, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो 0.063, ये आपके पास इतने किलोग्राम आ गया सॉल्वेंट। और ये मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो ये आपके पास उसकी मोलैलिटी आ जाएगी। यानी मोलैलिटी के अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स जो पहले से फाइंड किए हुए हैं, इसको डिवाइड करना होता है सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट जो था वो 63 ग्राम था। 63 ग्राम सॉल्वेंट को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 0.063 आया। तो 1.01 को 0.063 किलोग्राम से डिवाइड किया, तो ये आपके पास मोलैलिटी आ गई 16 मोलल HCl। मोलैलिटी भी आ गई। आगे मोल फ्रैक्शन है, और वो उससे भी आसान है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है 1.01, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, HCl यानी सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है ना। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, HCl के नंबर ऑफ मोल्स को और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को प्लस करेंगे। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स तो 1.01 नीचे भी आ गए, ऊपर सिर्फ सल्यूट होने की वजह से HCl के नंबर ऑफ मोल्स 1.01 आ गए। अब वाटर आपके पास जो था वो था 63 ग्राम। 63 ग्राम्स को भी मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको 18 से डिवाइड कर दें। 63 डिवाइडेड बाई 18, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 मोल। तो ये दोनों के मोल सम अप करें, और HCl के मोल्स को इन दोनों से डिवाइड कर दें, ये आपके पास HCl की मोल फ्रैक्शन आ गई
सॉरी 0.244 ये मोल फ्रैक्शन आ गया इसका। तो ये इंटर कन्वर्जन भी कर लिया हमने, यूनिट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे किया जाता है और कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं, ये वाली हेडिंग इसके साथ आपकी कंप्लीट होगी। अब हम आगे चलते हैं, स्टैटिस्टिकल एक दो टॉपिक हैं वो भी इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूं। वो टॉपिक है आपके पास, हाँ ये वही फाइल खुल गई है, ये हम जो राउंडिंग ऑफ डाटा पढ़ रहे थे ना, उसके बाद ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं। उसमें पहला ये टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। ये स्टैटिस्टिकल टॉपिक है, ये उम्मीद है आपको पहले भी ये चीजें आती होंगी अगर आपने थोड़ा सा स्टैट पढ़ा हुआ है। तो राउंडिंग ऑफ डाटा सारा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो ये तीन छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन की। सॉरी यार, अब पेंसिल निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, रिथमेटिक मीन क्या होता है, मीन जिसको एक्स प्राइम से शो किया जाता है, न्यूमेरिकल एवरेज obtained by dividing the sum of individual measurements by the number of measurements। यानी कि तमाम मेजरमेंट्स जितने भी हमने किसी डाटा की ली हैं, उसका जो मजमुआ है एक्स ऑफ एक्स आई, सॉरी सिग्मा ऑफ एक्स आई कहते हैं एक मेजरमेंट को, और उसका मजमुआ सिग्मा। और आई क्या है, कहते हैं आई 1 से लेकर एन तक हो सकता है, यानी आई 1 से लेकर एनी नंबर तक हो सकता है। तो ये सम ऑफ ऑल मेजरमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। और आगे ये देखें डाटा दिया गया है, कहते हैं ये हमारे पास पेनीज हैं 1 2 3 4 5 6 7, और उनका मैस इतना है, ये मैसेज दिए गए हैं, कहते हैं इनका बताएं मीन क्या होगा। तो मीन कैसे फाइंड करें, इन सब को आपस में समअप किया, आंसर आया 21.8। और ये टोटल मेजरमेंट 7 है, तो 21.8 को 7 से डिवाइड किया 3.117, ये मीन आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है मीन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मीडियम क्या होता है, मीडियन। मीडियन कहते हैं, कहता है मीडियन एक्स मीड is the middle value when data are ordered from smallest to largest value। जब आप किसी डाटा को स्मॉल वैल्यू से लेकर लार्ज वैल्यू तक तरतीब के साथ अरेंज करते हैं और उसमें सबसे दरमियान वाली वैल्यू को मीडियन कहा जाता है। When data include an odd number of the measurements, the median is the middle value। अगर डाटा जो है मसलन 7 वैल्यूज हैं, तो उसमें दरमियान वाली यानी चौथी वैल्यू, मिडल वैल्यू जो है वो मीडियन होगी। और फॉर इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो फिर क्या होगा, मीडियन इज द एवरेज ऑफ, तो फिर वो एवरेज, मीडियम क्या होगा, वो एवरेज होगा n/2 एंड द n/2+1, इन दोनों का एवरेज होगा। यानी कि टोटल मेजरमेंट्स को 2 पे डिवाइड करें, वो जो आंसर आए, मसलन टोटल मेजरमेंट है 7, उसको 2 पे डिवाइड करें, आंसर आया 3.5। और तो ऐसे ही n/2 ये भी 3.5 + 1 4.5, तो 3.5 4.5 के दरमियान ये मीडियम होगा। अगर ये ऊपर वाला डाटा इसको अगर हम देखें, कहता है टू डिटरमिन द मीडियम वो ऑर्डर द डाटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। ये 7 वैल्यूज हैं, कहता है इनके अंदर ये चौथी वैल्यू बिल्कुल दरमियान वाली जो वैल्यू है 3.108, ये इसका मीडियम है। ठीक है, ये इसका मीडियम। अगर 8 वैल्यूज होती तो फिर क्या करना था, फिर आपने इस फार्मूला के मुताबिक 8/2, ये क्या आ जाना था, 8/2 आ जाना था 4, और ये क्या है 8/2 + 1 5। तो 4 और 5 के दरमियान मीडियम होना था। फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू का जो एवरेज लेना है आपने, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू को आपस में जमा करके उसको 2 पे डिवाइड करें, फिर वो मीडियम आ जाना था अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर आपके पास वैल्यूज जो हैं
वो इवन नंबर हैं, तो फिर इस फार्मूला के मुताबिक आप मीडियन फाइंड करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी मॉड। क्या होता है? तो मॉड कहते हैं किसी डाटा के दौरान जो वैल्यू रिपीटेडली आ रही होती है, ज्यादा दफा रिपीट हो रही होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसे मॉड कहा जाता है। कहते हैं देयर कैन बी मोर देन वन, एक से ज्यादा मॉड भी किसी वैल्यू के अंदर हो सकती हैं, एज लॉन्ग एज दोज एलिमेंट ऑल हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। कहते हैं अगर बहुत से एलिमेंट सेम फ्रीक्वेंसीज रखते हैं, यानी कि हर दो दो तीन तीन दफा वैल्यूज आ रही हैं, उनमें फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो मॉड होगी। इसको फाइंड करने के लिए आगे डाटा भी दिया गया है। डाटा की मदद से, वो मैंने पेज की फोटो नहीं बनाई है, वो आप देख लीजिए।